नमस्ते। महामारी के बावजूद बिहार में 54-55% मतदान से चुनावी सस्पेंस बढ़ गया है। लगता है मतदाताओं ने मन ही मन कुछ ठाना हुआ है जो वोट का इतना जोश है। यूं पटना महानगर और उसके आसपास कम मतदान चौंकाता है, लेकिन देहात और कांटे की लड़ाई के शहरों में अधिक मतदान का अलग अर्थ है। समझने वाली बात है कि जमीनी रिपोर्ट में बराबरी के मुकाबले वाली क्या चर्चाएं हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले मौजूदा सुर्खियों का सच अजीत द्विवेदी से मेरी इस बातचीत से जाने। अजीत, 2 चरण के मतदान के बाद सुर्खियों में कुछ ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। कुछ मामला हल्का पड़ गया, ठंडा पड़ गया है, क्या लग रहा है? जी जी, ये मतलब चूंकि 2 चरण के चुनाव हो गए, 165 सीटों पर वोट डल गए, तो और अब चुनाव एकदम बिल्कुल आखिरी चरण में आ गया। तीसरे चरण में उसका भी प्रचार कल बंद हो जाएगा शाम 5 बजे। तो इस वजह से एक तो सुर्खियां ज्यादा सीटों पर थी, पूरे प्रदेश से बन रही थी। तो एक तो 2 तिहाई राज्य से तो अब कोई खबर नहीं है, सब जगह वोटिंग की तैयारियां हैं और सुर्खी यही है कि ईवीएम पहुंच रहे हैं और स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी निगरानी, मतलब चूंकि 2 तिहाई स्टेट में वोटिंग हो गई, तो इसलिए अब जो सुर्खी बननी है वो बचे हुए उन इलाकों से बननी है जहां 7 तारीख को वोटिंग है। और वो इलाके ऐसे हैं जो पटना से बहुत दूर है। पटना की राजनीति में जनरली उन इलाकों की चर्चा ज्यादा पटना शहर में नहीं होती है, इसलिए थोड़ी सुर्खियां हल्की पड़ रही हैं। नहीं, लेकिन अजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सभा में भी सीमांचल को लेकर और जिस तरह की बातें उन्होंने बोली है, और उसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो जनसभाएं हो रही है, उससे तो सुर्खियां बननी चाहिए, उससे तो कुछ विमर्श नैरेटिव में तीखापन आना चाहिए। बस वो कल भर की बात थी। कल जो टेलीविजन चैनलों में और आज के अखबारों में वो सुर्खी बन गई है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने में दिक्कत होती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाने में दिक्कत होती है। ये सब सुर्खियां आज बन गई। अब आज जो भाषण हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के हों या तेजस्वी यादव के हों, वो बड़ा रूटीन किस्म का भाषण था। तेजस्वी ने आज अपनी सभा, वो कटिहार गए, वहां जहां भी गए उन्होंने सभा यही, हर जगह उन्होंने यही बात कही कि मैं पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। नहीं, लेकिन दोनों चरण के मतदान के बाद में दोनों की बॉडी लैंग्वेज में नीतीश कुमार और तेजस्वी या प्रदेश के बाकी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती हुई नजर आती, भाव भंगिमा से क्या निकलता हुआ आता? ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखे। आज उनकी सभा हुई, वो भी सीमांचल में गए और वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखे। उन्होंने अपने सरकार के कामकाज उन्होंने बताए। उन्होंने ये बताया कि हमने पंचायतों में और स्थानीय स्तर पर के चुनावों में 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को मजबूत किया है। मतलब वो जो एक कास्ट न्यूट्रल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, महिला क्या, एक तो कास्ट न्यूट्रल यूथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको लोग मान रहे हैं कि वो तेजस्वी के साथ जा रहा है, लेकिन एक महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो इमर्ज हुई है पिछले 10 साल में बिहार में और उसका वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा। आज उन्होंने उसको एड्रेस किया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एड्रेस किया उसको। नहीं, तो इसका मतलब कुछ फीडबैक उन्हें मिली होगी, जो एग्जिट पोल हो या कुछ इस तरह की फीडबैक मिली होगी कि जो पिछले चरण का मतदान हुआ, शहरों में मतदान हुआ, मुजफ्फरपुर हो या इधर जितना जगह हुआ है, उससे कुछ न कुछ फीडबैक मिली जिसके कारण उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आया। हाँ, ये आपकी बात ठीक है सर, वो फीडबैक उनको मिली है। और हमारी भी जितने लोगों से बात हुई है, जो जेडीयू के जो नेता हो या बीजेपी के नेता हो या आरजेडी वाले, वो भी कह रहे हैं कि इस बार जो सेकंड राउंड में पहले राउंड के मुकाबले इन लोगों ने कुछ ठीक किया है। अब वो कितना ठीक हुआ है, उससे कितना नुकसान कम हो रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस आया है कि। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री की कल की सभा हुई जिसमें उन्होंने पूरी तरह से पोलराइज करने वाली बातें कही, तो तीसरे चरण में जो सीटें हैं, पहले भी हम लोग चर्चा किए कि 27% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, तो पोलराइजेशन हो सकता है, ये भरोसा भी है, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। नाते तेजस्वी यादव और महागठबंधन कांग्रेस नेताओं, इनका क्या रुख है, इनकी भाव भंगिमा कैसी है? वो कॉन्फिडेंस में, उन्होंने ज्यादा कॉन्फिडेंस बता रहे हैं या वो अपने बस दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं? वो जैसा पहले कर रहे थे, पहले दिन से कॉन्फिडेंस में है तेजस्वी। और उन्होंने कल ही कह दिया था वोटिंग खत्म होने के पहले कि एक तरफा पोल हो रहा है। हालांकि उसको लेकर के ये भी एक चर्चा बिहार में है कि दूध में बहुत जल्दी उफान आया हुआ है उनके, तो इसलिए भी वो उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो वो उफान उनका दिख भी रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनका कॉन्फिडेंस हो। चिराग पासवान और बाकी दोनों गठबंधन पूरी तरह बैठ गए। हालांकि ओवैसी का और उनके फ्रंट का अभी सीमांचल पे तो जरा जोर होना चाहिए। है, उनका जोर है और उसी की काट के लिए आज लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी वहां गए। आज फिर राहुल गांधी ने रैली की, वहां जाकर के उनको चिंता है कि ये ओवैसी की वजह से वोट का बंटवारा हो सकता है। तो तेजस्वी और कांग्रेस, राहुल दोनों की ये चिंता थी आज
कि ये वो वोट उनका डिस्टर्ब ना हो, वो इंटैक्ट रहे अगर एकजुट गिरता है। क्योंकि पिछले चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिल करके लड़े थे तो इन 78 में से 53 सीटें उनको मिली थी। ये बड़ा मजबूत असर वाला इलाका है उनका। तो इसलिए आज तेजस्वी ने भी ताकत लगाई, आज राहुल लगातार दूसरे दिन वहां पहुंचे और उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। और जहां तक आपने कहा वो चिराग वाला, वो मामला अभी थोड़ा ठंडा मंदा पड़ा हुआ है। कल प्रचार खत्म हो जाएगा तीसरे राउंड का भी। कल के लिए कुछ खास, कल की कोई सुर्खी के नाते किसी का अहम भाषण या क्या कल कुछ होता हुआ लगता है? कल इन्हीं नेताओं के भाषण होंगे जो लोकल नेता है। उस इलाके में वोटिंग है जिधर पप्पू यादव का भी असर है, जिधर ओवैसी का भी असर है, तेजस्वी का भी सब स्टेज पर लगा हुआ है, वहां शरद यादव की बेटी उस इलाके में चुनाव में है। तो ये कल का इन लोकल जो नेता है, चाहे पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार, इनकी सभाएं उन इलाकों में होंगी, सीमांचल के इलाकों में। मतलब ये बिल्कुल तीसरा चरण एक अलग ही तरह के, अलग ही अंदाज में लड़ा जाता हुआ, अलग ही अंदाज में होगा वो। लेकिन भारत माता की जय और जय श्री राम वाला इलाका होगा वो, क्योंकि सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण का प्रयास वहां ज्यादा हो रहा है। अब जिस मुद्दे पर आज चर्चा है उस पर पहले सुना जाए यह खरा खुलासा। बिहार में 2 चरण का मतदान संपन्न होने के बाद दोनों मुख्य गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं, पर जमीनी हकीकत किसी को पता नहीं। ऐसा लग रहा है पहले दोनों चरणों में करीबी मुकाबला रहा, जिसकी वजह से दोनों गठबंधन अपनी जीत का दावा करने में सक्षम हैं। आमने सामने की लड़ाई में नजदीकी मुकाबला होने की वजह से अब सबकी नजरें सीमांचल के इलाके पर हैं, जहां 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यह इलाका बेहद संवेदनशील है और पूरी चुनावी तस्वीर बदल देने वाला साबित हो सकता है। तीसरे चरण में बिहार के 15 जिलों में मतदान होना है। ये जिले बिल्कुल उत्तर में पश्चिमी चंपारण से लेकर सीमांचल तक फैले हैं। मिथिलांचल का केंद्र माने जाने वाला मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे जिले भी इसमें हैं। तो बिल्कुल पूर्वी सीमा पर के जिले जैसे किशनगंज, सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा आदि जिलों में भी 7 नवंबर को मतदान होना है। चंपारण के दोनों जिलों और वैशाली, मुजफ्फरपुर को छोड़ दें तो ज्यादातर जिलों में अल्पसंख्यक आबादी बिहार की औसत अल्पसंख्यक आबादी से ज्यादा है। कुल मिलाकर इन 78 सीटों में मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा बताई जा रही है। इस लिहाज से ये सीटें सांप्रदायिक नजरिए से बेहद संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि जंगल राज वाले यानी विपक्षी महागठबंधन वाले भारत माता की जय बोलने में और जय श्री राम का नारा लगाने में हिचकते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की अपील की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आखिरी चरण के लिए प्रचार के दौरान कटिहार के कोढ़ा और किशनगंज में रैली की। दोनों जगह उन्होंने लोगों से एकजुट रहने को कहा। इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की मौजूदगी है। पिछले साल किशनगंज सीट के उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया था। हालांकि बिहार की 40 सीटों में किशनगंज एकमात्र लोकसभा सीट है जहां पर विपक्ष का सांसद है। कांग्रेस इस सीट पर जीती थी। बाकी 39 सीटें भाजपा, जदयू और लोजपा गठबंधन को मिली थी। तभी कांग्रेस इस सीट पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। बहरहाल पहले चरण में ऐसा लग रहा था कि बिहार में हवा एक तरफा बह रही है, लेकिन दूसरे चरण से फिर हवा बदलने का माहौल बना। भाजपा और जदयू के नेताओं की ओर से जंगल राज की वापसी का हल्ला गांव-गांव पहुंचा, जिसका कुछ असर हो सकता है। तभी कहा जाने लगा कि लड़ाई कांटे की है। कांटे की लड़ाई तीसरे चरण में जारी है। कांटे की टक्कर होने का एक कारण यह माना जा रहा है कि भाजपा ने अपने काडर और जमीनी कार्यकर्ताओं को लोक जनशक्ति पार्टी से अलग होने को कहा। इससे भाजपा और जदयू के बीच नीचे के स्तर पर तालमेल बेहतर होने की खबर है। दूसरे सवर्ण, वैश्य व अति पिछड़ों के वोट को लालू राज का भय दिखाकर एकजुट करने का प्रयास भी तेज हुआ। हालांकि इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि हवा किसी एक की तरफ बह रही है। नौकरी का मुद्दा अब भी मुख्य है और तेजस्वी का युवाओं में अपील भी है। हालांकि इसमें भी एक पेच है। युवा अगर तेजस्वी की ओर रुझान दिखा रहे हैं तो महिलाओं का रुझान अब भी नीतीश कुमार की ओर ही दिख रहा है। मतदान का आखिरी चरण सीमांचल की सीटों और मंडल राजनीति के अहम इलाके में है। राजद और जनता दल यू का आमने सामने का मुकाबला अधिक है। इन सीटों में उम्मीदवारों की दबंगी, निजी हैसियत से भी जीत हार तय होगी। सवाल है, अभी तक जितनी सीटों पर वोट डले हैं वहां से नेताओं व कार्यकर्ताओं की वह क्या फीडबैक है जिससे मुकाबले का अनुमान बने। क्या एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा
क्या तेजस्वी व महागठबंधन का जलवा अधिक है? जनता दल यू और भाजपा के नेताओं में नीचे अब कैसी केमिस्ट्री है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह है। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। दिलीप जी, अंतिम चरण के मतदान से पहले कि आपको क्या फीडबैक है? आप मधेपुरा और सीमांचल के इलाकों में घूम रहे हैं, वहां पर नजर रखे हुए हैं। क्या कुछ पिछले 2 चरण की ऐसी फीडबैक आई है जिससे अगले चरण की पार्टियों के बीच में तैयारी हो रही हो? चुनावी प्रक्रिया के शुरुआत में दो धरे में साफ साफ यूपीए यानी महागठबंधन और एनडीए में दो महत्वपूर्ण जो घटक दल जेडीयू और बीजेपी और एक जो घटक दल एलजेपी के बाहर जाने से, और एलजेपी ने जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी हूँ नरेंद्र मोदी का और बीजेपी की हम सरकार बनाएंगे, तो शुरुआत में ही जैसे चुनाव की शुरुआत होती है तो एनडीए में आपको साफ साफ एक तो दो फाड़ दिखने को मिलता है, जिस दो फाड़ में खास करके एलजेपी बाहर चली जाती है, जेडीयू के खिलाफ लड़ती है, और उसके बाद एक लोगों में एक मैसेज जाता है कि एनडीए के जो दो घटक दल है बीजेपी और जेडीयू, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी के लोग चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव जीतने या हराने के लिए। अब ये जो एक लोगों में बात फैली, जब ये पूरे तरह से इसको खारिज करने के लिए बीजेपी के और जेडीयू के तमाम बड़े नेता ऊपरी स्तर पे अगर हम देखें नेतृत्व लेवल पे, उन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की कि नहीं बीजेपी और जेडीयू साथ है और चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर जमीन पे हम सारे चीजों को देखें तो स्थानीय स्तर पे जो नेता थे, जो स्थानीय चुनाव लड़ रहे थे, जो प्रत्याशी थे, उन सब में कहीं न कहीं एक मैसेज गया कि क्या वाकई चिराग पासवान का इस्तेमाल जेडीयू को हराने के लिए भाजपा के द्वारा या संघ परिवार के द्वारा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो संशय और उसमें एक सब लोगों में कहीं न कहीं जो पहले का भरोसा था, जो ट्रस्ट था, वो आप कह सकते हैं उसमें अभाव, ट्रस्ट लेवल का अभाव हुआ। लोग एक दूसरे पे, खास करके स्थानीय स्तर पे बीजेपी और जेडीयू के लोग एक दूसरे पे उतना भरोसा करते नहीं दिखे जितना वो पहले से भरोसा एक दूसरे में था। तो तीसरे फेज तक आते आते जिस तरह से स्थानीय स्तर पे भरोसा घटा, तो वो एनडीए के लिए, खास करके बीजेपी जेडीयू के लिए बहुत अच्छे संकेत उसको नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शायद उसी का वही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के युवराज से लेके 370, अयोध्या में राम मंदिर, रंगदारी, रंगबाजी, तमाम चीजों को उन्होंने एक तरह से ये मैसेज भेजने के लिए कि आरजेडी और जेडीयू के नेतृत्व के स्तर पे कोई इस तरह की सोच नहीं है, प्रधानमंत्री को एक तरह से जोर लगाना पड़ा। और आज जब सीमांचल और कोसी इलाका, जहां मैं हूँ कोसी इलाका, वहां पे अगर हम चीजों को देखें, और ये वो इलाका है जहां पर अति पिछड़ा यादव, मुस्लिम, और उसमें से कुछ इलाका जो है मिथिलांचल का है, मिथिलांचल का वो इलाका है जहाँ पे जो पिछड़ापन के बाढ़ से, तो ये बहुत बड़ी ये समस्याओं का इलाका है। अगर बिहार के 3 इलाकों में से हम देखें तो ये इलाके वो हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके हैं। तो पिछड़े हुए इलाकों की बात अगर हम करें तो पिछड़े इलाकों में खास करके बिहार और बिहार का ये उत्तरी बिहार जो है, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे से लड़ती रही है। जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही और साथ में भी रहे, लेकिन बीजेपी का इलाका कमजोर माना जाता रहा है अगर दरभंगा और मधुबनी को छोड़ दे तो, और कटिहार को उधर निकाल दे तो इस इलाके में कुल मिलाकर के अगर किसी भी तरह का एनडीए के बीच में लोगों में, स्थानीय लोगों में अगर ये भाव है, खास करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, कि जो सामंजस्य का अभाव है या विश्वास का अभाव है, तो उसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है।
नहीं, आप अब बिल्कुल ठोस तौर पर जैसे मधेपुरा के आसपास की जितनी सीटें हैं ये है, इसके अनुभव में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या संघ के जो लोग हैं या जो आरजेडी के जो नेता है, वो एक दूसरे के मन से मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या खिंचाव है या मतलब उदासीनता है? नहीं, उदासीनता यहाँ दोनों पक्ष में है। अगर मैं बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो शुरुआत में ही, जैसे मधेपुरा की मैं बात करूं, मधेपुरा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने शुरू में ही इसका विरोध किया था कि मधेपुरा जिला के किसी भी जो विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं मिला था, जिसका उन्होंने लिख के और संगठित होकर उन्होंने विरोध किया और उन्होंने इस बात का विरोध करके अपने नेतृत्व को भेजा। उसी तरह से कुछ ऐसे जो प्रत्याशी महागठबंधन में उतारे गए, जिनको लेकर के आरजेडी के नेता काफी ज्यादा गुस्से में थे। जैसे कांग्रेस को दिया गया वो सीटें जहां पे आरजेडी का मजबूत, हालांकि वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पे आरजेडी के लोग भी कहीं न कहीं एक बहुत साफ तौर से आरजेडी के लोग एक उतने आक्रामक जितना अन्य सीटों पे है, उतना आक्रामक वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में नहीं है। तो इस आपके अनुसार ये जो सीमांचल का जो तीसरा चरण है, ये तीसरे चरण का मतदान पिछले 2 चरण के मतदान से ज्यादा कड़े मुकाबले वाला है या कोई पलड़ा किसी का एक तरफा हो सकता है? नहीं, अब तो दूसरे चरण के आते आते ही मुझे लगता है कि जो मुकाबला एनडीए और जेडीयू, एनडीए को जैसा लग रहा था कि उनका वर्चस्व है, उनको बढ़त है, वो फाइट बिल्कुल क्लोज हो गया था, बिल्कुल क्लोज फाइट था, नेक टू नेक, जिसे कांटे के टक्कर हम कहते हैं, उस तरह की स्थिति ऑलरेडी दूसरे चरण के मतदान होते होते दिखने लगा लोगों को। और मुझे भी ये दिख रहा था कि जिस तरह का पहले स्वीप नजर आता था एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उसके बाद ताबड़तोड़ हमले भी नहीं किए, दौरे भी कर रहे हैं और लगातार हमलावर हैं महागठबंधन के खिलाफ में, तो उससे भी नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ये वो बहुत साफ दिख रहा है कि अब कि ये एक तरफा चुनाव नहीं है। लेकिन क्या है कि आप जो अभी सीमांचल है या मधेपुरा या उत्तर बिहार वाला जो कोसी वाला इलाका, ये मंडल राजनीति का घनघोर इलाका रहा है, एक तरह से कट्टर इलाका रहा है। उसके अंदर क्या पुरानी उसी समीकरण के साथ होगा या इसमें आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी, उसके कारण पुराने खांचे टूटकर नए समीकरण और एक जैसी रो में सब लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं? बुनियादी तौर से चूंकि ये मंडल, जो बीपी मंडल साहब हैं, मधेपुरा मुरहो स्टेट, वहाँ के जमींदार भी थे और मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी थे, और ये पूरी मंडल की सियासत का एक केंद्र बिंदु मधेपुरा जरूर रहा है। और लोग कहते हैं कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, और यहाँ से भी यादव बाहुल्य इलाका है, कई इलाके में यादव बाहुल्य है, लेकिन यहाँ यादव बाहुल्य होते हुए भी पिछड़े, जो अन्य अति पिछड़ा जिसको नीतीश कुमार ने बनाया, अति पिछड़ा या दलित जो है, पासवान है या अन्य जो दलित जातियां हैं, वो भी काफी संख्या में यहाँ पे है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पहलू है कि अगड़ी जातियों का, जो अगड़ी जाति थे, अगड़ी जाति पहले बीजेपी के साथ जा रहे थे, लेकिन इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगड़ी जातियां जेडीयू को भी, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी और अन्य को भी, कोई अब अगड़ी जातियों का जो बीजेपी पर पकड़ थी वो कमजोर हुआ, ढीला पड़ गया है। और साथ ही साथ अगड़ी जातियों का सब तरफ जाना ये बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। हाँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो बिल्कुल जो मंडल राजनीति का गढ़ वाला इलाका है, वहां अगड़ी जाति जितनी भी जिस भी अनुपात में है, उसमें वो पुराना जो बेड़ था आरजेडी के प्रति, लालू यादव के प्रति, वो खत्म हुआ है, वो टूटा है, वो बिखरा है, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल टूटा है। और अच्छा, साथ ही एक और हुआ है, जो मैथिल ब्राह्मण, 2 तरह के ब्राह्मण यहाँ पे, मैथिल ब्राह्मण और कानकुज ब्राह्मण, तो ये इलाका जो है मैथिल ब्राह्मणों का इलाका है, जहाँ कीर्ति आजाद बीजेपी से हटे, भागवत आजाद के पुत्र एक दबंग मैथिल ब्राह्मण के नेता थे, चेहरा थे, उससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। जो भूमिहार वर्चस्व कई इलाकों में होता था, तो भूमिहार जिस तरह से पहले जेडीयू का या आरजेडी का, खास करके आरजेडी का जिस तरह से विरोध करते थे, उसी आक्रामकता से अब वो विरोध नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा ये कि मुस्लिम वोट एकजुट होता हुआ लगता है, या सीमांचल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बीजेपी को कुछ जगह जनता दल यू को एडवांटेज हो जाए, ऐसा कुछ है क्या?
जनता दल को तो नहीं, लेकिन बीजेपी के जो वहां पे है, चूंकि सीमांचल का किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार का कुछ इलाका ऐसे, सहरसा में भी कुछ इलाके ऐसे हैं, मधेपुरा में भी है, जहां मुस्लिम वोट की तादाद ज्यादा है। संस्कृत विधानसभा क्षेत्र में वो सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आक्रामक हुए हैं, जिस तरह से राम मंदिर का, 370 का और भारत माता की जय पे तमाम सवाल उठाए, तो ये ध्रुवीकरण वहां पे होने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। और जब खास करके मुसलमान मतदाता जब आक्रामकता से वोट करते हैं, तो उसके खिलाफ में जो हिंदू कहीं ना कहीं सेंटिमेंट दबा होता है, वो भी आक्रामक हो जाते हैं, और उसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिला है। वो उसकी संभावना अभी है इस अगले तीसरे चरण में। सीमांचल और कोसी के इलाके में, दरभंगा के इलाके में ये संभावना बिल्कुल प्रबल है। दिलीप जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे खुशी है बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम सफल है। आग्रह है टीवी चैनल पर प्रोग्राम मिस हो तो यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगले एपिसोड के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नया इंडिया टीवी व nayaindia.com को विजिट करने की भी आदत बनाएं। आग्रह है अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम को आगे प्रसारित करें। कल फिर इसी समय नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी।